ठीक। आपका वायु पुराण इसे भद्रशार कहता है। जैन ग्रंथ है राजा बलि कथा, राजा बलि कथा, ये जैन का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है। यह इसको जो है सिंह सेन के नाम से जानता है। ठीक है, इसको राजा बलि कथा में सिंह सेन कहा गया है, वायु पुराण में भद्रशार कहा गया है। यूनानी लेखक इसको अमित्रोचेट्स कहते हैं, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात होता है। और चीनी ग्रंथ में, चीनी एक ग्रंथ है फा तुएन लियन, उसका नाम है फा तुएन लियन। उस ग्रंथ में इसे बिंदुपाल के नाम से पुकारा गया है। इसे क्या कहा गया है? बिंदुपाल कहा गया। उसका नाम है चीनी ग्रंथ का फा तुएन लियन, ये चीनी ग्रंथ है। ठीक है, इसमें इसको बिंदुपाल कहा गया है। अब इन नामों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाम पूछ सकता है कि वो किस शासक को भद्रशार कहा गया, किस शासक को अमित्रघात के नाम से पुकारा गया, किस शासक को सिंहसेन कहा गया, किस शासक को बिंदुपाल कहा गया। अब हम आपको ये फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, प्रस्तुत कर दिए हैं कि यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स, संस्कृत रूपांतरण इसका अमित्रघात, वायु पुराण भद्रशार, राजा बलि कथा ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। ठीक है, इसको सिंहसेन और चीनी ग्रंथ से बिंदुपाल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं क्या है। पहली बात तो यह जो है आजीवक संप्रदाय का पोषक, आजीवक संप्रदाय। चंद्रगुप्त मौर्य किसके पोषक थे? जैन धर्म के। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का पोषक। इसके वैदेशिक संबंध भी स्थापित होते हैं। वैदेशिक संबंध में एक संबंध इसका आता है सीरिया के नरेश, सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस प्रथम। ये कहाँ के शासक थे? सीरिया। आप सीरिया शब्द जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अशोक के समय में मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, ठीक है, का राजदूत उसके दरबार में आया था। यहाँ क्या है, सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम से संबंध थे और उसका राजदूत डायमेकस, क्या नाम था राजदूत? डायमेकस, इसके दरबार में आया था। ठीक है, और इसने सीरिया शासक से 3 वस्तुओं की मांग की थी। वो 3 वस्तुओं में क्या था? पहला, एक मीठी मदिरा, मीठी मदिरा। दूसरा नाम था सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। और तीसरा नाम है एक दार्शनिक। ये इसकी मांग किया था। ठीक है, स्ट्रैबो कहता है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस से इसके संबंध थे। और एथिनियस कहता है कि इसने 3 बातों को मांगा था। 3 थी, एक पहला मीठी मदिरा, दूसरी सूखी अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक। ठीक है, इसमें से दार्शनिक को डायमेकस के शासक ने नहीं भेजा, इसलिए कि वहाँ के संविधान इसको अलाउ नहीं करता था। उसके अनुसार दार्शनिक को हम किसी देश को हैंडओवर नहीं कर सकते, इसलिए दार्शनिक ना भेजकर सिर्फ 2 चीजें, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को वह बिंदुसार के दरबार में भिजवाया था। एक प्रमुख बात यहाँ पर आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी उठते हैं कि क्या क्या चीजें मांगी गई थी और कौन सी चीज नहीं दी गई। ठीक है, और किस देश के साथ उसके संबंध थे। उसके बाद इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह होता है और वो विद्रोह 2 बार
किया गया। इसको जो ध्यान देने की जरूरत है, तक्षशिला का विद्रोह। इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने पहली बार अशोक को और दूसरी बार अपने बेटे सुसीम को भेजा। सुसीम को अशोक जब गया था तो उस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक कहाँ का? उज्जैन का राज्यपाल था और वह तक्षशिला विद्रोह को दबाने गया था। वह विद्रोह को दबाया भी और जब वापस लौट के आता है तो पुनः फिर विद्रोह होता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा और सुसीम उस विद्रोह को दबाने में नाकाम रहा। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखिए। विद्रोह और विद्रोह में आज जैसे आज यहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं आपके दिमाग में है, लेकिन कुछ समय बाद ये हो सकता है अशोक की जगह सुसीम आ जाए और सुसीम की जगह अशोक आ जाए। इसलिए इसको बार बार मैं चेतावनी देता हूँ, ऐसी गलतियाँ अक्सर हो जाती है लोगों के द्वारा। इसलिए पहला विद्रोह किसने दबाया था? अशोक ने दबाया था और दूसरा विद्रोह सुसीम ने दबाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जैन, उसमें इसकी माँ का नाम जो है, इसकी माँ का नाम दुर्बरा मिलता है। माँ का नाम दुर्बरा और पत्नी का नाम धम्मा और शुभद्रांगी। धम्मा आबलिक शुभद्रांगी, ये पत्नी का नाम है। लेकिन दिव्यावदान एक ग्रंथ है, दिव्यावदान, इस ग्रंथ में पत्नी का नाम पाशादिका भी मिलता है। पाशा, ये ध्यान में रखिएगा जब कभी माँ के विषय में आए तो माँ दुर्बरा, पत्नी धम्मा या शुभद्रांगी। लेकिन अगर पाशादिका का जिक्र आए तो आप इसको इससे रिलेट करके देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दिव्यावदान में जो है इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि इसकी पत्नी पाशा। ठीक है, इसके बाद आपका 273। अच्छा, ये क्या किया कि इसका आजीवक संप्रदाय का जो इसका गुरु वहां पे था, जो संत निवास करता था, उसका नाम था आजीवक संप्रदाय का पिंगल वत्स जीव, वत्स, जो कि इसका राजनीतिक सलाहकार भी था। ठीक है, इससे इन्होंने अपना बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी तय करने की बात कही कि आप हमारे बेटों के बीच में हमारा उत्तराधिकारी किसे मानते हैं, किसे होना चाहिए था। तो पिंगल वत्स को यह सौंपा था कि आप किसको एक योग्य उत्तराधिकारी आप सौंपे। तो पिंगल वत्स ने अशोक का नाम सुझाया कि अशोक को आप उत्तराधिकारी बना सकते हैं, लेकिन यह सुसीम को अपना यह सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन लास्ट में 273 ईयर्स में बीसी 273 BCE में इसकी मृत्यु के उपरांत अशोक शासक बनता है और कहा जाता है कि अशोक सिंघली अनुसृत दीपवंश महावंश के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी को ग्रहण किया। अशोक, इसका टाइम पीरियड जो शुरू होता है 273 से लेकर 232 BCE तक। BC, आप जानते हैं कि अशोक के विषय में, अशोक भारतीय इतिहास का एक महान शासक के रूप में हमारे सामने इतिहासकारों ने इसको रखा। अशोक के विषय में कई लोगों को या सभी लोगों को करीब करीब काफ़ी जानकारियां हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के विषय में ना जानते हो, लेकिन अशोक के विषय में लोग जानते हैं। ठीक है, अशोक के विषय में हम आपको बता दें कि एक जो पहला है कि 99 भाइयों की हत्या कर, ठीक, यह गद्दी प्राप्त किया। 273 में गद्दी प्राप्त किया, लेकिन इसका राज्याभिषेक जो होता है, राज्याभिषेक
राज्याभिषेक वो 269 BCE में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड को। 273 में ये गद्दी प्राप्त किया, लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ? 269 BCE में। और इस 269 BCE के जस्ट 8 साल बाद, 8 years आफ्टर, यानी कि 261 BCE में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध, इस युद्ध में कलिंग शासक पराजित होता है, लेकिन इस युद्ध की भयावहता को देखते हुए इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और घायल हुए थे। इस युद्ध की भयावहता को देखते हुए अशोक ने फिर कभी युद्ध न करने के लिए प्रण किया कि अब हम कभी भी युद्ध द्वारा किसी साम्राज्य का विजय नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन एक शासक के जीवन में होता है। शासक का जीवन इसी पर आधारित होता है कि वो अपने साम्राज्य का कितना अधिक से अधिक विस्तार कर सके। ठीक है, तो वो क्या किया कि कलिंग युद्ध के बाद 8वें वर्ष हुआ था और उसके 9वें वर्ष वह ये प्रण करता है कि अब हम युद्ध द्वारा विजय नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि धम्म विजय की नीति उसने अपनाया। धम्म विजय, हम बाद में इसको पढ़ाएंगे कि अशोक का धम्म क्या था। ठीक है, धम्म विजय यानी कि दूसरों के दिलों को जीत कर वो अपने साम्राज्य में मिलाने की बात करता था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा शासक के जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब हम अशोक के विषय में थोड़ी सी बातें करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि अशोक का जो अशोक नाम है वो कहाँ से प्राप्त होता है। पुराणों में जो है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन। ठीक, दूसरा अशोक नाम जो है 4 इसके शिलालेख में, अभिलेखों में प्राप्त होता है। एक है आपका मास्की, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है नेत्तूर और चौथा है उदयगोलन। ये 4 ऐसे नाम हैं, ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जहां पर अशोक नाम प्राप्त होता है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, इसके 12वें और 13वें शिलालेख में, 12वें और 13वें शिलालेख में देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है, इस शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। सॉरी, देवानाम नहीं, सिर्फ प्रियदर्शी का उल्लेख प्राप्त होता है। कहाँ? 12वें और 13वें शिलालेख। देखिए, अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वो 8 जगहों से प्राप्त होते हैं। उन 8 जगहों में जो लेख लिखा हुआ है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ठीक है, तो उस 12वें और 13वें नंबर पर आप 12वें 13वें शिलालेख को एक स्क्रिप्ट मत समझिएगा। स्क्रिप्ट पे जो 12वें और 13वें नंबर पर है, ठीक है, उसको क्या हुआ, प्रियदर्शी राजा के रूप में इनको प्रदर्शित किया है। इसका बहुत अशोक का पेट नाम था प्रियदर्शी राजा। ये कहाँ पे उल्लेख प्राप्त होता है? 12वें और 13वें शिलालेख। इसके साथ साथ बैराट शिलालेख में, बैराट लघु शिलालेख, इसको देवानाम प्रियदर्शी कहा गया। देवानाम प्रियदर्शी।
ठीक है। और उसके बाद आपका रूमिन देई निगलीवा और आपके गिरनार अभिलेख में इसी को एक साथ मिलाकर पढ़ा गया कि देवानाम प्रियदर्शी राजा, ठीक है। उसमें देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी राजा का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? रूमिन देई निगलीवा और गिरनार शिलालेख में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया, अशोक मास्की गुर्जरा नित्तूर उदयगोलन में अशोक नाम इसे मिलता है, 12वें 13वां शिलालेख में प्रियदर्शी राजा कहा गया और बैराट लघु शिलालेख में उसे देवानाम प्रियदर्शी पुकारा गया और रूमिन देई निगलीवा और गिरनार शिलालेख में आपको देवानाम प्रियदर्शी राजा के नाम से इसे पुकारा गया, ठीक है। अब देखिए अशोक का विवाह या अशोक की 5 पत्नियां थी, 5 पत्नियां। 5 पत्नियों में आप उनका नाम देख लीजिए। एक है महादेवी, ठीक है। दूसरा आपका है करुवाकी, महादेवी करुवाकी। तीसरा आपका है तिस्य रक्षिता। चौथा आपका है पद्मावती, ठीक है। महादेवी, करुवाकी, तिस्य रक्षिता और पद्मावती। एक नाम इसका और मिलता है इसकी पत्नी का, उसका नाम अभी दिमाग से विस्मृत मैं कर रहा हूँ। इन 5 पत्नियों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। महादेवी से इसके पुत्र कुमार और संघमित्रा, ठीक है, ये महादेवी से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब इसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाहर भेजता है तो श्रीलंका में कहा जाता है कि कुमार और संघमित्रा को इसने भेजा था। ये महादेवी से उत्पन्न, यह जो है वैशाली के इस श्रेणी प्रमुख की पुत्री थी, श्रेणी प्रमुख की पुत्री थी महादेवी। करुवाकी का एकमात्र इसकी पत्नी है जिनका नाम शिलालेख में प्राप्त होता है, वो प्रयाग प्रशस्त लेख में मिलता है, उसका नाम करुवाकी है। इसकी पुत्र का नाम तीवर है, ठीक है। इन दोनों का एकमात्र ऐसी रानी है कि जिनका उल्लेख हमको कहाँ पे मिलता है? प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। ये करुवाकी का भी और तीवर का भी, ठीक है। उसके बाद एक तिस्य रक्षिता है और एक आपका पद्मावती है और एक नाम और है, दिमाग से अभी आ नहीं रहा, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 5 पत्नियां और इनके पुत्र का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले कौन कौन से लोग थे, इसके बारे में भी अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं, ठीक है। दीपवंश महावंश कहता है कि दीपवंश और प्लस महावंश, ये दोनों ग्रंथ कहते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला व्यक्ति पहला कौन था? निग्रोध, ठीक। बाद में मुगल पुत्र तिस्य के प्रभाव में यह आकर पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, ठीक है। जबकि दिव्यावदान कहता है कि यह बाल पंडित
और सागर के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म में इन दोनों ने दीक्षित किया दिव्यावदान के अनुसार। और हर्ष चरित्र के अनुसार उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, अब इनकी प्रारंभिक चीजें आपको मैंने आज बता दिया है अशोक के विषय में। अब हम आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे, मौर्य प्रशासन के विषय में, मौर्य राजनीतिक व्यवस्था के विषय में, इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था वहाँ पर क्या थी, मौर्य शासनकाल में कला की क्या स्थिति थी उसके विषय में चर्चा करेंगे। और फिर मौर्यों के पतन के कारण क्या थे और अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इनके शासकों का अगर हम क्रम देखेंगे तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा जो प्राप्त होता है उसका नाम कुणाल है। इसके बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रत, संप्रत के बाद शालिशुक और शालिशुक के बाद बृहद्रथ। ठीक है, इतना उल्लेख हमें प्राप्त होता है और अंतिम शासक बृहद्रथ आप लोग याद रखिएगा। और हम इसके बाद अशोक के शासनकाल में प्रशासनिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन का आकार कैसा था, पिरामिड नुमा प्रशासन था। ठीक है, ग्राम सबसे नीचे ग्राम जो छोटे स्तर का, पिरामिड क्या होता है नीचे से लेकर ऊपर। ठीक है, तो अलग से होता है। केंद्रीय स्तर पर बहुत बड़ी नौकरशाही थी। ठीक है, नौकरशाही में तीर्थ थे, महामात्र थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। और उसके बाद आपका प्रांतीय स्तर पर प्रशासन कैसा था इसकी भी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसी जगह इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आपको जो नोट्स मैंने दे दिया उसको आप लोग लिख लीजिएगा। कहीं दिक्कत हो तो आप को कॉल करके या किसी और भी माध्यम से संपर्क स्थापित करिएगा। और आज इसी जगह से मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभ रात्रि।